फ्यूचर इंजीनियर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M&M टॉपर क्लास पे। जैसा कि बच्चों हम लोग जो अभी कराने वाले हैं, आप लोगों को क्या कराने वाले हैं, टॉप 25 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री का होगा। कितना होगा? टॉप 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को हम कराने वाले हैं, उसमें आज जो है वो हमारा क्या है, सेट 1 है। क्या है बच्चों? सेट 1 है। ऐसा ही हम लोग आप लोग को क्या करेंगे, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स में क्या तीनों में मिल रहे होंगे, आप लोग को क्या करेंगे, कम से कम 25 सेट करवाएंगे। क्या करेंगे? 25 सेट करवाएंगे। और क्या करवाएंगे, चैप्टर वाइज माइंड मैप करवा रहे हैं। जैसा कि चैप्टर वाइज माइंड मैप आप लोग को मिल ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने आज इस टॉप 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि सेट 1 का है। तो चलिए बच्चों, आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। क्या क्वेश्चन है? ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 किस में है? ऑप्शन ए जो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे है उसमें बोलता है IBR, ऑप्शन बी KBr2O3, ऑप्शन सी KBr, ऑप्शन डी BrO4-। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं कि किसका क्या ऑप्शन है। देखिए आपका ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए आपका कहता है IBR, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है KBr2O3, ऑप्शन सी क्या कहता है, ऑप्शन सी कहता है KBr, ऑप्शन डी आप लोग का क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है BR, देखिए BrO4-। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए और जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले पूछ किसका रहा है, ब्रोमीन का पूछ रहा है, Br का पूछ रहा है कि Br का आप लोग क्या करिए, पूछ रहा है कि Br का आप लोग ऑक्सीकरण संख्या किसमें 7 है। देखिए चारों को हल करिएगा और ये बताइएगा कि इसमें किसका ऑक्सीकरण 7 है, मतलब ब्रोमीन में। ये जो 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में ब्रोमीन का जो है ऑक्सीकरण संख्या +7 है। तो जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए चलिए ऑप्शन ए को हम लोग लेते हैं। तो क्या है, IBR, देखिए क्या है IBR, मार्कर चेंज करते हैं, IBR है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए I + BR = क्या हो जाएगा, 0 करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं I का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस BR के जगह पे हम लोग BR ही रहने देते हैं, या फिर X कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। देखिए ये BR है, जब ये उधर जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Br का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी KBr2O3। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं सबको। KBr2 + O3 = 0 करेंगे हम लोग। टोटल जो भी होगा उसके = 0 हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है बच्चों, इसका ऑक्सीकरण संख्या आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, +1 होता है। देखिए और Br2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए Br था तो Br लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे Br2 है तो क्या हो जाएगा, Br2 होगा और Br के जगह पे हम लोग X मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, O3। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। क्या होता है, -2 होता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 दूना 6 = 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, देखिए प्लस का 1 और माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5। उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 5 होगा, इधर जाने के बाद प्लस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो क्या बच्चों +7 है इसका ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या +7 नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए KBr, अब हमारा ऑप्शन सी क्या कहता है, देखते हैं हम लोग ऑप्शन सी की ओर। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन सी का। देखिए ऑप्शन सी क्या कहता है,
बी आर, इसको हम लोग क्या करेंगे के प्लस बी आर इजकल टू जीरो कर देंगे। क्या करेंगे बी आर इजकल टू जीरो करेंगे हम लोग। देखिए के का यहाँ पे कितना लिखे हैं ऑक्सीकरण संख्या एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, प्लस बी आर इजकल टू क्या हो जाएगा जीरो। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा बी आर इजकल टू -1, तो क्या ये होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। क्या पूछ रहा है बच्चों +7 पूछ रहा है। तो हमारा 3 ऑप्शन क्या हो चुका है मैच नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन डी क्या है देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी के बारे में क्या कहता है BrO4 माइनस, क्या कह रहा है BrO4 माइनस। तो इसका देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया -1 1 2.5, तो हमारा 7 मैच नहीं किया। क्या किया 7 मैच नहीं कर रहा है। अब हम लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है BrO4 माइनस, यहाँ पे क्या है O4 BrO4 माइनस, तो माइनस में कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे ना -1 है ना +1 है, कोई है यहाँ पे इस तीनों में तो कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिए जीरो लिए। लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस कहने का मतलब क्या, अगर यहाँ पे प्लस रहता सिर्फ माइनस लिख दे या सिर्फ प्लस लिख दे, क्या लिख दे सिर्फ माइनस लिख दे या सिर्फ प्लस लिख दे, तो इसका मतलब एक होता है। तो माइनस में एक है, हम लोग लिखेंगे BR + O4 बराबर -1। देखिए हमको निकालना किसका है BR का निकालना है, रहने देंगे। ऑक्सीजन में कितना है 4। अब हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर -1, ये क्या हो जाएगा BR -8 बराबर -1, ये क्या हो जाएगा BR, इधर क्या हो जाएगा -1 इस साइड है और -8 है, -8 उस साइड जाएगा तो +8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ थे उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग का जो क्वेश्चन होने वाला है वहां पे क्या होगा, इस बार जो है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपको एक देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्या होगा इस तरह में, इसी तरह में आपको कोई भी 4 दे देगा, ऑप्शन दे देगा, या फिर क्या करेगा क्वेश्चन ही दे दे, IBR दे दे, पूछे इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना है, या फिर 4 ऑप्शन दे, या फिर बोल दे कि +2, यहाँ पे अगर बोल दे कि 2.5 किसका ऑक्सीकरण संख्या है, तो कितना का निकाले KBr2 और 3 का। तो इसी तरह क्या होगा अलग तरह का क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आ सकता है। आप लोग क्या करिएगा इस पैटर्न को जैसे हम सॉल्व किए हैं इसको याद रखिएगा, इसको क्या करिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बनाने में वहां पे आसानी होगी, क्या होगा टाइम मैनेज होगा आप लोग का। ठीक है बच्चों, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इतना तक आप लोग जल्दी से इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगर आप लोग को क्या होगा नीचे में देखिए यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग, एक मिनट, यहाँ पे आप लोग इसे करके लिख सकते हैं जैसे BR बराबर -1 +8 इजकल टू 7। क्या करिएगा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग ऊपर कर सकते हैं। इसमें पूछ क्या रहा था, देखिए पूछा था ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, यही क्वेश्चन आप लोग का था ना। तो BR मतलब ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का ऑक्सीकरण संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिख रहा होगा, तो जल्दी से आप लोग उसका सॉल्यूशन करिए और आंसर उसका बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बहुत इजी सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहता है जल की अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। देखिए ऑप्शन 4 आप लोग को दिख रहा है, पूछ रहा है कि जल का अस्थायी कठोरता, जल जो होता है ना आपका वाटर जो होता है उसका अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग इसमें बताइए ABCD कौन सा राइट आंसर होगा, कौन से बच्चे ABCD किसके साथ जा रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल का अस्थायी कठोरता क्या बोल रहा है, जल की अस्थायी कठोरता निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन ए आप लोग का क्या कह रहा है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण। ऑप्शन बी आप लोग का कह रहा है सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट के कारण। ऑप्शन सी कहता है सोडियम के क्लोराइड के कारण। ऑप्शन डी कहता है सोडियम के सल्फेट्स के कारण। तो जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों
इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि जल की अस्थायी कठोरता निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होती है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन ए के साथ है उनका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण जल के अस्थायी कठोरता होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए अभी हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बस उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, तो आप एग्जाम में क्या करिएगा, केमिस्ट्री में 25 में 25 मार सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री में 25 में 25 मार सकते हैं। हम आपको 25 सेट कराने वाले हैं, टोटल जो है वो आपको 25 सेट कराने वाले हैं। और इस 25 सेट में जो कराएंगे, और आप लोग को माइंड मैपिंग भी हम लोग देंगे। क्या करेंगे, माइंड मैपिंग चैप्टर वाइज देंगे। उसमें क्या करेंगे, जितना हम लोग कराएंगे इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको एकदम सारे सेट को क्या करना है, एक एक करके क्लियर कर लेना है और एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रखिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या करना है, थ्योरी को याद रखना है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, प्रोसेस को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्टेन संख्या का मान शून्य किसमें होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि ऑक्टेन संख्या का मान शून्य किसमें होता है। ऑप्शन ए कहता है एन ऑक्टेन, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एन ऑक्टेन कह रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एन हेप्टेन। ऑप्शन सी कह रहा है आइसो ऑक्टेन। ऑप्शन डी कह रहा है टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। कौन से बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, बी के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं या डी के साथ जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ऑक्टेन संख्या का मान शून्य होता है, क्या हो जाएगा बच्चों। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑक्टेन संख्या का मान शून्य एन हेप्टेन पे होता है। क्या होता है, ऑक्टेन संख्या का जो मान शून्य होता है वो कहाँ होता है, एन हेप्टेन पे होता है। चलिए बच्चों, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ दे कोई ऑक्टेन संख्या का मान शून्य कहाँ पे होता है, एन हेप्टेन पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग का यूज करिएगा ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग को तुरंत बन जाएगा। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। मतलब देखिए 4 ऑप्शन जो आपका दिया हुआ, इसमें क्या है कि 3 जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है उसका संख्या समान है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो चलिए आप लोग को ये बताना है कि कौन सा इसमें जो है वह भिन्न है। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आपको परमाणु संख्या याद होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने आता होगा, तुरंत ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए, तब तक हम आपका वेट करते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन ए हम लोग का क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है Na प्लस, ऑप्शन ए में ही कह रहा है इतना, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है O2 माइनस, क्या कह रहा है कि O2 माइनस 2, ठीक है, और F माइनस, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है P माइनस का 3 और क्या कह रहा है AR। ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है Mg2 प्लस और क्या कह रहा है Mn2 प्लस। देखिए सबसे पहले इसमें है क्या क्या, कौन कौन सा तत्व है वो हम लोग लिख लेते हैं एक बार। कौन कौन सा तत्व है लिख लेते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, आर्गन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। देखिए आपका यही ऑप्शन, यही है ना आपका, बस इतना ही तत्व है ना। सबसे पहले इस तत्व का हम लोग क्या करेंगे, परमाणु संख्या लिखेंगे। देखिए
आपका क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है, सबसे अच्छा, निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन आप कब निकाल पाइएगा, कब आप पता करिएगा, जब आपको परमाणु संख्या पता रहेगा। तो इतना ही तत्व है ना, इतना तत्व का अगर आपको परमाणु संख्या पता है, ठीक है, तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या 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 है, देखते हैं। देखिए कह रहा सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है बच्चों, सोडियम का 11 होता है। देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है परमाणु संख्या, 13 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। इसका कितना होता है, 9 होता है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस चारों का क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका चारों का क्या होता है, फास्फोरस, आर्गन, मैग्नीज, मैग्नीशियम। जल्दी से आप लोग इसका बताइए कि क्या क्या होता है। देखिए फास्फोरस जो होता है इसका क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। और मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, चलिए बताइए मैग्नीज का क्या होता है। देखिए मैग्नीज जो है ना, इसका कितना होता है, जल्दी से आप लोग बताइए, 25 होता है, ठीक है। आपको देखिए हम परमाणु संख्या लिख दिए, क्या किए हैं बच्चों, परमाणु संख्या लिख दिए है। अब आपको क्या करना है कि चारों ऑप्शन में ये बताना है कि किसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो भिन्न है। मतलब क्या, 3 जो ऑप्शन होगा उसका सेम होगा और कोई एक ऑप्शन होगा जिसका क्या होगा, भिन्न होगा, वही आपको बताना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। ऑप्शन ए के साथ अगर हम लोग चलिए तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, Na+। Na+ कहने का मतलब है, देखिए सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, कहीं पे जो होगा ना, जैसे यहाँ पे Na+ है, ठीक है, यहाँ पे F- है, हम लोग आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ये Na+ और F- ये क्या है, अगर कहीं पे भी प्लस होता है, प्लस किसके पास होता है, प्लस किसके पास होता है, जिसके पास धन होता है, उसी को हम बोलते हैं ना कि उसके पास प्लस है। और माइनस मतलब निगेटिव, निगेटिव किसके पास होता है, जो कर्जा लेता है, ठीक है, उसी के पास तो निगेटिव होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोग मानते हैं Na+, क्या क्या मानते हैं, Na+ और F-। Na+ कहने का मतलब है कि प्लस, प्लस में क्या 1 2 3 कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब सीधा प्लस, सीधा प्लस कहने का मतलब 1। यहाँ पे F- मतलब यहाँ पे भी 1 है। ये क्या किया है कि 1 यूनिट, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ये दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दिया है। ये क्या क्या है, ये क्या क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। अगर कोई किसी को जितना इलेक्ट्रॉन देता है उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पे पता रहना चाहिए था। अगर ये पता नहीं रहता आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता। तो हम यही बोल रहे हैं ना कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। क्या होगा, छोटा छोटा बात जो है ना वो आप लोग याद नहीं रखिएगा तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। और ये क्या क्या है, प्लस है, मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और Al3+, देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कितना है, 13 है। और 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो इसमें कितना बचा, 10। ये देखिए इसमें 11 था, ये 1 किसी को दिया, तो ये क्या हुआ, 10। एल्युमिनियम 13 था और 3 पॉजिटिव है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10 बचा। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 10 10, मतलब ये बराबर है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना, 8 है परमाणु संख्या। और 2 माइनस मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया है, ये कर्जदार है, तो इस पे क्या हो जाएगा, 2। 8 तो ऑलरेडी ये था, 2 माइनस पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। देखिए अब क्या है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन क्या है, -1। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और -1 यानी इसमें भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस में कितना है, 15 और माइनस का 3, मतलब क्या 3 किसी से ये कर्ज लिया है, 3 क्या क्या है, किसी से कर्ज लिया है, इसमें कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आर्गन,
आर्गन के पास कितना है 18 है, इसमें ना प्लस है ना माइनस है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। देखिए ये ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, क्या है ना किसी से लिया है ना किसी को ये इलेक्ट्रॉन दिया है, ये जैसा था वैसा ही है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये क्या है बराबर हो गया। ऑप्शन डी हमारा क्या करता है Mg2+, मैग्नीशियम का कितना है 12 है, और 12 2+ यानी 2 किसी को दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। और Mn2+ यानी 25 है और 2 किसी को दे दिया, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चन पे गौर करिए। अब तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। देखिए कौन सा युग्म है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, और 10 23, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन क्या इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या सिर्फ हलवा वाला क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रोसेस से बनाने पड़ेंगे, तो इस सब प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा और फिर क्या करिएगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब प्रोसेस पे हल करिएगा, जैसे जैसे हम बताए हैं तो ये आपका हल हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हाँ, आप लोग क्या करिएगा 30 तक जो है ना परमाणु संख्या आप लोग याद कर लीजिएगा और द्रव्यमान भी याद कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट तत्व है उसकी परमाणु संख्या आप लोग याद करके रखिएगा, जिससे क्या होगा क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी सा एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित किसमें होता है, किसमें उपस्थित होता है। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है पीट कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है लिंगानाइट कोल, ऑप्शन सी कह रहा है बिटुमिन्स कोल, ऑप्शन डी कह रहा है एंथ्रासाइट कोल। तो क्या हो जाएगा पेट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट और क्या कह रहा है लिग्नाइट कोल। तो इस चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, आप लोग जल्दी से बताइए कि कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत किसमें होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, या फिर आप ये भी बताइए कि सबसे कम किसमें होगा, सबसे ज्यादा। आपका क्वेश्चन तो पूछ रहा ना सबसे ज्यादा, ठीक है, पहले ये बताइए कि सबसे ज्यादा किसमें होता है। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो कोयला होता है ना, सबसे ज्यादा कोयला वो किसमें होता है एंथ्रासाइट में होता है। किसमें होता है एंथ्रासाइट में होता है। एंथ्रासाइट कोल में क्या होता है, एंथ्रासाइट कोल जो है ना उसमें जो होता है कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइट कोल में। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग का राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए आपका अब एक क्वेश्चन हम आपको पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि सबसे कम किस में होगा। सबसे ज्यादा तो हम लोग जाने कि एंथ्रासाइट में होता है, और सबसे कम किस में होगा, इसी 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, खुद बताइए। हम ये बता चुके हैं कि एंथ्रासाइट कोल में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सबसे कम किस में मतलब होता है, किस कोल में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा पीट कोल होगा। क्या होगा पीट कोल। इसमें क्या होता है कि 27% से कम होता है, 27% से कम कार्बन की मात्रा होती है, और इसमें सबसे ज्यादा होती है। याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिक होती है और इसमें सबसे कम होती है। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा तो एंथ्रासाइट कोल, सबसे कम तो पीट कोल, तो आप इसको एकदम याद रखिएगा। सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट कोल में, सबसे कम पीट कोल में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है एंथ्रासाइट कोल में, सबसे कम पीट कोल में। तो आप इसको याद रखिएगा ही। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है। मतलब कौन सा धातु जो है वो संक्रमण नहीं है, मतलब 3 धातु जो है वो संक्रमण धातु है और एक ऐसा धातु है जो संक्रमण धातु नहीं है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा धातु संक्रमण धातु नहीं है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन ए आप लोग का क्या कह रहा है, मैग्नीज कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है चांदी, ऑप्शन सी कह रहा है लेड, ऑप्शन डी कह रहा है टंगस्टन। तो आपका मैग्नीज जो होता है, ठीक है, मैग्नीज जो होता है ये संक्रमण धातु हो गया। आपका क्या होता है, चांदी जो होता है ये भी आपका एक संक्रमण धातु है। टंगस्टन जो होता है वो भी आपका संक्रमण धातु होता है। लेकिन जो लेड जो होता है ना, लेड जो होता है ना, ये क्या होता है, आपका संक्रमण धातु नहीं होता है। लेड जो होता है ये संक्रमण धातु नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लेना चाहे तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। कहता है निम्न में से कौन सा गलत मिलान है। देखिए आपका क्या है, चार क्या है, चार इधर यौगिक का नाम दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, उसका सूत्र दिया हुआ है। क्या कौन कौन सा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए कहता है धोबन सोडा, ऑप्शन ए क्या कहता है धोबन सोडा, और उसके आगे लिखा हुआ है NaHCO3। ऑप्शन बी कहता है सिरका CH3COH, उसके आगे लिखा हुआ है। ऑप्शन सी कहता है क्विक लाइम CaO, उसके आगे लिखा हुआ है। ऑप्शन डी कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा गलत मिलान है। तीन आपका सही मिलान है लेकिन एक जो है आपका गलत मिलान है। तो कौन सा इसमें गलत मिलान क्या हुआ है, जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे तो आप लोग तुरंत इसका आंसर सोच भी लिए होंगे और आपको पता भी होगा पहले से। देखिए आप देखिए ऑप्शन ए में आप लोग का जो है ना धोबन सोडा, क्या है धोबन सोडा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है NaHCO3, ठीक है। तो देखिए आप लोग जानते हैं धोबन सोडा का सूत्र ये सही लिखा हुआ है। देखिए ये जो है धोबन सोडा का सूत्र गलत लिखा हुआ है। धोबन सोडा का सूत्र होता क्या है, देखिए आपका एक चीज पहले देख लीजिए कि ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में सिरका है CH3COH, वो तो एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है क्विक लाइम CaO, ये भी राइट है। ऑप्शन डी कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का MgOH का होल ट्वाइस होता ही है। तो आपका देखिए अब हम देखते हैं धोबन सोडा NaHCO3, ये इसका नहीं होता है। तो इसका होता क्या Na2CO3, ये आपका धोबन सोडा है, ये आपका धोबन सोडा है। लेकिन ये जो है ये खाने वाला सोडा है। ये क्या है, खाने वाला सोडा है। ये आपका क्या हो जाएगा, खाने वाला सोडा हो जाएगा, और ये आपका धोने वाला सोडा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, आप लोग को याद रखना है। अगर पूछे खाने वाला सोडा ये, धोने वाला सोडा ये, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। एकदम परिभाषा जैसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन क्या कहलाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग थ्योरी थोड़ा भी पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा। क्या कहता है, एक नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन ए कहता है कोई नहीं, ऑप्शन बी कहता है बॉयल का नियम, ऑप्शन सी कहता है चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी कहता है एवोगाड्रो का नियम। तो ये किसका नियम है, जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा कि नियत ताप पर किसी गैस के दिए गए भार के आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसने कहा था, ये बॉयल ने कहा था। किसने कहा था, बॉयल ने कहा था। ये बॉयल का नियम हो जाएगा। किसका नियम हो जाएगा, ये बॉयल का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉयल का नियम। ये जो परिभाषा दिया हुआ है ना, ये आपका एक फॉर्मूला जैसा परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका परिभाषा है। इस परिभाषा का आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल का नियम। ये जो परिभाषा है वो बॉयल ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल का नियम। ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए
ये जो क्वेश्चन है ना समीकरण जैसा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, इस समीकरण में क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है ना कि Na2CO3 प्लस XHCl एरोकासिन 2NaCl CO2 H2O, इसमें देखिए x के जगह पे आप लोग को पूछ रहा है कि x के जगह पे क्या होगा, क्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो क्या है, Na2CO3 प्लस XHCl, यही है ना क्वेश्चन, Na2CO3 प्लस XHCl, उसके बाद है 2NaCl, क्या है 2NaCl, और क्या है CO2 और H2O, CO2 और H2O। देखिए यहाँ पे जो है ना वो x के जगह पे पूछ रहा है कि x के जगह पर क्या होगा, क्या होगा x के जगह पर। तो देखिए आप लोग को ये बताना है ना कि समीकरण को अगर हम संतुलित करते हैं, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, समीकरण को क्या करते हैं, इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो x के जगह पर क्या होगा ये आप लोग का पूछ रहा है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, इक्वेशन को बैलेंस करिए और जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए क्या कहता है 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4, तो इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए जिनको बैलेंस करने आता है जल्दी से करिए और जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आइए हम आपको बैलेंस करना इक्वेशन का सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान से देखिएगा और बैलेंस करना एकदम सीख जाइएगा। देखिए आपका जो ये तीर होता है ना, तीर चिन्ह के बायां साइड क्या है, लेफ्ट साइड यानी बायां साइड, इधर क्या है राइट साइड है, ये क्या है राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा अगर आपका इक्वेशन बैलेंस करने वाला क्वेश्चन आए तो तीर चिन्ह के बाएं साइड को एक तरफ लिखिएगा और तीर चिन्ह के दाएं साइड यानी राइट साइड को एक तरफ लिखिएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें करना क्या है। इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोगों को सबसे पहले ये लिखना है कि इस साइड में कौन कौन से तत्व है और उस साइड में कौन कौन से तत्व है। देखिए इस साइड में क्या है, सोडियम है, ठीक है, कार्बन है, क्या है ऑक्सीजन है, और क्या है हाइड्रोजन है, और क्या है क्लोरीन है। इतना ही तत्व है ना। जल्दी से आप लोग देखिए क्या इससे ज़्यादा कोई तत्व है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे हाँ इससे ज़्यादा तत्व है, नहीं है तो फिर लिखिए नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखिए राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे। राइट साइड में देखिए क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे सोडियम का आगे सोडियम, इसको कार्बन है तो इसको ऊपर कर लेते हैं कार्बन, जिससे क्या होगा हमको मिलाने में सही रहेगा। ऑक्सीजन ऊपर कर लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, क्या होती है। हमको देखिए इक्वेशन बराबर करने के लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड सबसे पहले लिखेंगे कितना परमाणु है। जैसे सोडियम में कितना परमाणु है, 2 है। कार्बन में कितना है, 1, कुछ नहीं तो 1। ऑक्सीजन में कितना है, 3। हाइड्रोजन क्लोरीन में बोल रहा है यहां पर क्या होगा, क्या होगा मतलब अभी कितना, अभी हाइड्रोजन में 1 है, क्लोरीन में भी 1 है। अब यहाँ पे जितना भी होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इस साइड हम लोग देखते हैं, सोडियम में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। क्लोरीन में कितना परमाणु है, 2 परमाणु है। कार्बन में कितना परमाणु है, 1 परमाणु। ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन में टोटल 3 परमाणु है। हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। अब हम देखेंगे कि किसका किसका परमाणु का संख्या बराबर है और किसका बराबर नहीं है, यही हम देखेंगे। चलिए सोडियम का 2 है और इस साइड भी 2 है, मतलब ये दोनों बराबर है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। और देखिए कार्बन का 1 है और यहाँ भी कार्बन का 1 है। ऑक्सीजन का 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 3 है। अब हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 2 है। बात कौन गड़बड़ा रहा है, हाइड्रोजन गड़बड़ा रहा है। तब हाइड्रोजन को सेटल करना पड़ेगा। ये कुछ एडवांस बन रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अब इसको भी क्या करेंगे, 2 बना देंगे। क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 बन गया। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर आ जाता है। हाइड्रोजन के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर 2 देंगे तो ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गया, क्लोरीन से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, तो आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। वैसे भी ये आपका 10th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग 10th में भी पढ़े होइएगा ये क्वेश्चन इस टाइप का। ये आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है और डिप्लोमा में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अगर बोल दे, कभी कभी ये भी आता है कि समीकरण निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप क्या करिएगा, वहां पे चारों समीकरण को जल्दी से क्या करिएगा, इसी तरह क्या करिएगा, देखिएगा कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों में परमाणु की संख्या बराबर आ जाए तो वो समीकरण क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग का एकदम बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग उसका जवाब दीजिए। तो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिलीन में सहसंयोजी बंध की संख्या कितनी होती है? जल्दी से आप लोग बताइए कि एसिटिलीन में सहसंयोजी बंध की संख्या कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि कुछ यौगिक होता है, ठीक है, उसका आप लोग को क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। जब तक वो नहीं याद होगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे बोल दिया एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का आपको क्या, एसिटिलीन का आपका फॉर्मूला बता रहेगा, तभी तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो होता है ना, देखिए ऐसा ही होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का संरचना सूत्र ऐसे होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं, देखिए एसिटिलीन में क्या पूछ रहा है कि सहसंयोजी बंध की संख्या कितनी है। तो अब आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजी बंध कितना होगा। तो अब तो आप बता दीजिए कि सहसंयोजी बंध कितना होगा। जब हम इतना लिख चुके हैं तो आप बता सकते हैं कि इसमें सहसंयोजी बंध कितना है। देखिए इसमें क्या है, C और H के बीच में, C और H के बीच में कितना सहसंयोजी बंध है, 2 सहसंयोजी बंध है, एक यहाँ एक यहाँ, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और C के बीच में कितना है 3, सहसंयोजी बंध की संख्या 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। बस एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। कहता है एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है। क्या दिया हुआ है, यौगिक का तुल्यांकी भार दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। तुल्यांकी भार कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और कह रहा है इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। इसका जो क्लोराइड है वो MCl3 है। तो इस यौगिक का अनुभार क्या होगा। देखिए तुल्यांकी भार 9 दिया हुआ है, MCl3 इसका क्या है, क्लोराइड का सूत्र है। ये क्या है, क्लोराइड है, याद रखिएगा ये क्या है, क्लोराइड है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए आपका तुल्यांकी भार दिया हुआ है और ये क्लोराइड दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, N पहले निकालेंगे। इससे हम लोग N निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, N निकालेंगे। N बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। N क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं N हमारा 3 हो रहा है, ठीक है। N जो है वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। और इसको हम लोग एक और चीज से डिनोट कर सकते हैं कि अम्लों की क्षारकता, क्या लिखते हैं, अम्लों की क्षारकता, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, अनुभार बराबर लिखिए। चलिए क्वेश्चन में निकालने का क्या बोल रहा है, कह रहा है एक यौगिक का तुल्यांकी भार 9 है तथा इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है। तो इस यौगिक का अनुभार क्या हो जाएगा, अनुभार पूछ रहा है। तो हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, क्या यहाँ पे लिखते हैं इस साइड, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अनुभार बट्टे N होता है। क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बच्चों, अनुभार बट्टे N होता है।
अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अनुभार बराबर क्या लिख सकते हैं, अनुभार बराबर तुल्यांकी भार इंटू एन, तुल्यांकी भार 9, एन हमारा क्या है 3 है, तो कितना हो जाएगा आंसर 27 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा 27। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है, कौन सा यौगिक जो है वो आयनिक यौगिक है। चलिए हम लोग ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है KCl, ऑप्शन बी क्या कहता है H2O, ऑप्शन सी कहता है CO2, ऑप्शन डी क्या कहता है, ऑप्शन डी कहता है H2O। ठीक है, चलिए आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं H2O से। ठीक है, तो हाइड्रोजन इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन इसका कितना होता है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, इसका क्या होता है 2 6 होता है। ठीक है, 2 और 6 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, H2 और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके पास भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये क्या करेगा कि इसके साथ क्या करेगा, साझा करेगा, ऐसे करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बनाएगा ऐसे बनाएगा। ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, आयनिक यौगिक है ये आयनिक यौगिक नहीं है। ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। ये कैसा यौगिक हो गया, सहसंयोजक यौगिक हो गया, ये आयनिक यौगिक नहीं है। अब हम बात करते हैं CO2 का, किसके बात करते हैं, CO2। ठीक है, CO2 का बात करते हैं। इसमें क्या होगा, कार्बन, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का बच्चों कितना होता है, कार्बन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, कार्बन का 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या है, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। कार्बन का क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन का 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कार्बन, कार्बन जो है इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 2 4 है, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों से ले लेगा। क्या करेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन दोनों से ले लेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। क्या हुआ कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन के पास कितना है, लास्ट में 6, इसको कितना चाहिए 2 चाहिए। ये कैसे करेगा, ये क्या करेगा 2 कार्बन से ले लेगा, ये क्या करेगा 2 कार्बन से ले लेगा, ये भी क्या करेगा 2 कार्बन से ले लेगा, तो सारा का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये भी कैसा यौगिक हो गया, सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं H2O की, किसकी बात करते हैं H2O की। देखिए H2O हाइड्रो ऑक्सीजन के सॉरी H2O 2 बार लिख दिया क्या, डी नंबर ऑप्शन क्या है CCl4 है, ऑप्शन नंबर डी क्या है CCl4 है, सॉरी यहाँ पे CCl4 होगा, CCl4 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं CCl4 में क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन का 6 होता है 2 2 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, क्या होता है 2 8 7, 2 8 7 होता है। तो देखिए कार्बन जो है क्या है, कार्बन 1 है, क्लोरीन कितना है 4 है, क्लोरीन कितना है 4 है, क्लोरीन कितना है 4 है। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है,
बाह्य कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सब में यही होगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए, और कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन के पास कितना है, 4 है। तो 1 2 3 4, ठीक है। देखिए क्या है कि कार्बन को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक एक सारे क्लोरीन से एक एक ये ले लेगा, क्या करेगा, सारा क्लोरीन से एक एक ये ले लेगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 8 पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बात रहा क्लोरीन का ऑक्टेट कैसे पूरा होगा, तो क्लोरीन में 7 है, जरूरत कितना का है, 1 का जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इससे एक एक ले लेगा, ये सबसे एक एक क्लोरीन से ले लेगा, क्लोरीन से एक एक ले लेगा। ये भी कैसा यौगिक हो गया, सहसंयोजक यौगिक हो गया। चलिए आप लोग को क्या ये समझ आ रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि लास्ट का ऑक्टेट कितना पे पूरा होता है, तो 8 पे ऑक्टेट पूरा होता है। ऑक्टेट कितना पे, 2 8, ऐसे देखिए 2 8 8 इस तरह के क्रम में रहता है ऑक्टेट। ये पूरा ऑक्टेट है, ठीक है, ये ऑक्टेट पूरा है। तो ये पूरा करना, फिल करना रहता है, इसीलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। अब है KCl की बारी, किसकी बारी है, KCl की बारी है। तो KCl में क्या होगा, K कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, इसका कितना होता है, 19 होता है। तो कितना लिखेंगे, 2 8 10 8 और 1, ठीक है। और क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 2 8 7। एक चीज आप देख रहे हैं कि एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है। अब क्या करेगा, देखिए ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। क्या होता है, देखिए अगर आपके पास 10 रुपया है, ठीक है, आपके पास 9 रुपया है और आपको 10 रुपया पुराना है, ठीक है, और किसी के पास 1 रुपया है, तो सबसे पहले कौन 10 रुपया पुराएगा, 9 रुपया वाला। तो क्या 9 रुपया वाला 1 रुपया तो कर्जा ले सकता है, लेकिन 1 रुपया वाला अगर 9 रुपया कर्जा लेगा तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा होता है ना उसको हम लोग छोटा वाला दे देता है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इसको 1 देगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही पूछा है, निम्न से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोग एकदम जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो क्या है, पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन को एकदम क्या करिए, सारे क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं पैटर्न बाय पैटर्न आप लोग याद रखिएगा और एक एक करके आप लोग हल करिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से देखिए, आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग उसका जल्दी से आंसर बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 गर्म करने पे, कितना ग्राम CaCO3 है, 10 ग्राम CaCO3 कितना है, 10 ग्राम है। गर्म करने पे, क्या करने पे, गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO2, क्या है 4.4 ग्राम CO2, और क्या बोल रहा है कि CaO 5.6 ग्राम CO प्राप्त होता है। तो कहता है उपयुक्त प्रेक्षण किससे सहमत है। आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। जब हम इतना लिख दिए तो बहुत ही, बस आप इक्वेशन को क्या करिए, गौर से देखिए। ये जो इक्वेशन है ना, इसको आप लोग गौर से देखिए, आपका आंसर इक्वेशन में झलक रहा है। जल्दी से आप लोग इक्वेशन को गौर से देखिए और आप जल्दी से आंसर बताइए कि कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा, कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए बहुत इजी सा है। देखिए इधर क्या है, 10 ग्राम है, ये 4.4 और ये 5.6 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। इधर भी 10 ग्राम, उधर भी 10 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा राइट हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इक्वेशन पहले लिखिएगा
और इक्वेशन पे ही क्या करना है, दिमाग लगाना है कि हाँ दोहराना है। जैसे हम यहाँ पे दोहराए कि 10 ग्राम इधर है, 4.4 ग्राम, 5.6 ग्राम, दोनों को ऐड करते तो 10 ग्राम आता है। मतलब क्या, इधर जितना है उधर इतना है। मतलब क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि जितना अभिकारक होता है उतना प्रतिफल होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही इजी है यार, कह रहा है टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। क्या कहता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, वास्तविक विलयन में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कोलाइडी विलयन में। ऑप्शन सी कह रहा है निलंबन में। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी में। तो कहता है कि टिंडल प्रभाव किस में दिखाई देता है, किस में दिखाई देता है टिंडल प्रभाव, कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन में। किस में दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन में। टिंडल प्रभाव जो होता है ना वो कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वो किस में दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टिंडल प्रभाव जो दिखाई देता है वो कोलाइडी विलयन में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक कौन सा है। मतलब क्या, आपका 4 समस्थानिक दिया हुआ है। क्या दिया है, यू 238, ऑप्शन बी कहता है कोबाल्ट 16, ऑप्शन सी कहता है पीबी 206, ऑप्शन डी कहता है पीओ 214। तो इसमें क्या है कि कौन सा समस्थानिक है जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा यौगिक होगा कैंसर के उपचार में, कौन सा समस्थानिक का यूज हम लोग करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्या होगा इसमें कि कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कोबाल्ट 60। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग एक चीज याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 के बारे में पूछा जाता है कि कोबाल्ट 60 जो है ना वो कैसा मतलब समस्थानिक है, मानव निर्मित है या प्राकृतिक है। तो कोबाल्ट 16 जो है ना ये क्या मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित समस्थानिक है। ये क्या है, मानव निर्मित समस्थानिक है। क्या है, मानव निर्मित समस्थानिक है। कोबाल्ट 16 जो है वो मानव निर्मित समस्थानिक है। क्या है, कोबाल्ट 16 मानव निर्मित समस्थानिक। आप इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। कहता है रेडियो एक्टिवता का गुण होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिवता का गुण होता है। कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या फिर परमाणु। जल्दी से आप लोग बताइए। रेडियो एक्टिवता आप लोग पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिवता चैप्टर, ठीक है। उसमें क्या कहता है कि रेडियो एक्टिवता एक गुण है। किसका गुण है, ये आपसे पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिवता किसका गुण है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि रेडियो एक्टिवता किसका गुण हो जाएगा। देखिए रेडियो एक्टिवता जो होता है ना वो किसका गुण होता है, नाभिक का गुण होता है। किसका गुण होता है, नाभिक का गुण होता है। इससे क्या निकलता है, देखिए अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये किरण आपका निकलता है नाभिक से, और यही रेडियो एक्टिवता का गुण आप लोग पढ़े भी होइएगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेडियो एक्टिवता एक गुण किसका है, नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिवता किसका गुण है, एक नाभिक का गुण है। तो चलिए बच्चों हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। क्या बोल रहा है, एप्सम लवण है। जल्दी से बताइए एप्सम लवण कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए कहता है MgSO4 × 7H2O, ऑप्शन बी कहता है KCl MgCl2 6H2O, ऑप्शन सी कहता है Na3AlF6, ऑप्शन डी कहता है CSO4 × 2H2O। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि एप्सम लवण कौन सा होगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर राइट होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एप्सम लवण कौन सा हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए कि एप्सम लवण कौन सा होगा। देखिए बच्चों एप्सम लवण जो होता है ना, क्या होता है एप्सम लवण, क्या होता है MgSO4 × 7H2O, ये क्या होता है, एप्सम लवण होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि एप्सिलॉन 11 किसको बोलते हैं, MgSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, कहता है एसटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा। तो जल्दी से बताइए एसटीपी पे 16 ग्राम मतलब ऑक्सीजन का आयतन कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2 होता है। इसमें अगर हम मोलों की संख्या निकालें, किसकी संख्या निकालें, देखिए O2 में अगर हम लोग मोलों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोलों की संख्या। कितना हो जाएगा मोलों की संख्या, 16/32 बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। O2 में कितना मोल है, 0.5 मोल है। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल O2 का आयतन क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं 1 मोल O2 का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। ये 1 मोल O2 की बात कर रही है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एसटीपी पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन। तो O2 मोलों की संख्या 16 ग्राम है। 16 ग्राम पे तो हम लोग निकाले, कितना पे निकाले हैं हम लोग, 16 ग्राम पे निकाले हैं। तो 16 ग्राम पे कितना मोल आ रहा है, 0.5 मोल आ रहा है। अब हम लोग लिखेंगे 0.5 मोल पे O2 का आयतन क्या हो जाएगा, 1 मोल पे इतना, तो 0.5 मोल पे हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 लीटर। क्या हो जाएगा, 11.2 लीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि O2 में मोलों की संख्या, ठीक है, O2 ऑक्सीजन में 16/32 बराबर 0.5, 1 मोल O2 का आयतन 22.4 लीटर, तो 0.5 मोल O2 का आयतन 11.2 लीटर होता है। कितना होगा, 11.2 लीटर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग को पता था पहले से कि 1 मोल O2 का आयतन 22.4 लीटर होता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि 1 मोल O2 का आयतन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बता सकते हैं 22.4 लीटर होता है। 1 मोल O2 का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो याद रखिएगा एकदम इसको भी, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। 4 इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। मतलब क्या, इसमें जो है आपका 3 रेडॉक्स अभिक्रिया, 1 रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। पहला देखिए, पहला क्या कहता है, CuO प्लस H2 इक्वेशन बना के क्या कह रहा है, Cu प्लस H2O, क्या कह रहा है, Cu प्लस H2O। चलिए हम लोग लिखते हैं पहला इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या कहता है, इक्वेशन 1 कहता है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यही कह रहा है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाद में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन निकल रहा है, फिर ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। तो ये कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है, BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl, यही कह रहा है ना। देखिए ये जो अभिक्रिया है ये किस तरह का अभिक्रिया है, देखिए यहाँ पे BaCl2 है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है, BaSO4 बना रहा है और H2Cl बना रहा है। तो ये कैसा अभिक्रिया बना रहा है, तो ये जो है ना उभय अपघटन अभिक्रिया है। ये कैसा अभिक्रिया है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। ये कैसा है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। ये जो है ना आपका उभय अपघटन अभिक्रिया है। तो ये जो होगा ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ आ गया होगा। हम इसको इरेज करते, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो या फिर हाइड्रोजन जुड़े,
एक बार ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी में सार्वधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है। बहुत इजी सा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में सार्वधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा हो जाएगा। आवर्त सारणी में सार्वधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कहता है फ्लोरीन, ऑप्शन सी कहता है क्लोरीन, ऑप्शन डी कहता है नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, सार्वधिक विद्युत ऋण तत्व जो होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में सार्वधिक ऋण विद्युत तत्व फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग उसका आंसर बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मोस्टली जो है ना, अभी हम जो आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन को एकदम एक एक करके बारीकी से ध्यान से देखिएगा। जिससे क्या होगा, कहीं यही क्वेश्चन वहां रिपीट हो जाए, फिर छोड़ के आइएगा, कहिएगा क्या मिस कर दिए। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ना है, एक एक कॉन्सेप्ट को देखना है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको याद रखना है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन ए कहता है CaO, ऑप्शन बी कहता है COH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी कहता है सी कहता है CaCO3, ऑप्शन डी कहता है Ca। तो बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, बुझा हुआ चूना कौन सा होता है बच्चों। देखिए बुझा हुआ चूना जो होता है वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा, COH का होल ट्वाइस। तो आप इसको याद रखिएगा कि बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, COH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से, आप लोग बोर्ड स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए एक एथेनॉल जो होता है, ठीक है, एथेनॉल उसका सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ये एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल। ये क्या कह रहा है कि जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। कौन, एथेनॉल। ये एथेनॉल है, ये सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मतलब कौन सी गैस रिलीज करती है, यही पूछ रहा है ना, कौन सी गैस रिलीज करती है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, CO2, ऑप्शन बी कहता है H2, ऑप्शन सी कहता है CH4, ऑप्शन डी कहता है N2। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लोग देखिए जब इस दोनों का रिएक्शन कराएंगे ना तो क्या हो जाएगा, CH3CH2O- और Na+ हो जाएगा। और क्या बनाएगा, देखिए जब O- हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 और क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 2 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका, तो देखिए सॉरी यहाँ पे H2 होगा, H2O नहीं होगा। क्यों, क्योंकि O- हो रहा है तो यहाँ पे H2 होगा। H2 क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो कौन सा गैस रिलीज कर रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, H2, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, H2। देखिए क्या कह रहा है, एथेनॉल जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले कुछ, जैसे हम बताए पहले भी क्लास में कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ये टर्म है, ठीक है, जैसे ये यौगिक है तो इसका क्या करना है, सूत्र याद रखना है। एथेनॉल का सूत्र याद रखना है, सोडियम, ये सारे का सूत्र याद रखिएगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है, परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं,
ऑप्शन ए क्या कहता है, कुल इलेक्ट्रॉन कुल प्रोटॉन के बराबर होते हैं, कुल प्रोटॉन कुल न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन तथा कुल न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। डी कहता है इनमें से सभी। तो क्या आंसर हो जाएगा, देखिए परमाणु विद्युत उदासीन कैसे होते हैं, परमाणु जो होते हैं ना वो विद्युत उदासीन कैसे होते हैं, जब क्या होता है कि कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, जैसे कि देखिए विद्युत उदासीन कहने का मतलब क्या है कि जीरो हो जाए। जीरो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हो, दोनों को दोनों से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही बोल रहा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत इजी सा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के वायुमंडल में, क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन गैस जो होता है ना, इसकी मात्रा कितनी होती है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आप लोग का कह रहा है 21%, ऑप्शन बी कह रहा है 22%, ऑप्शन सी कह रहा है 26%, ऑप्शन डी कह रहा है 25%। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जो होता है ना वो 21% होता है। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन। अगर पूछा जाए नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑक्सीजन के बारे में ना पूछ रहा है, अगर नाइट्रोजन के बारे में पूछता तो 78 बोल देते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये जो है लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, 28 किसका होता है, निकेल का होता है। इसका बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बताने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ हम लोग।